हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशीद मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीपीएच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बीपीएच क्या होता है? बीपीएच इज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या फिर हाइपरट्रॉफी, कुछ भी कह सकते हैं। सो बिनाइन का क्या मतलब है? बिनाइन का यहाँ पर मतलब है, वैसे कैंसर में बिनाइन और मेलिग्नेंट यूज होता है, तो बिनाइन का मतलब क्या होता है? लोकल। मेलिग्नेंट मीन्स जो कैंसर स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ पर बिनाइन से क्या मतलब है? यहाँ पर बिनाइन से मतलब है कि ये नॉन कैंसरस है, ये कैंसरस नहीं होता, ये जस्ट बिनाइन होता है, मतलब ये स्प्रेड नहीं होता और एक ही जगह पर रहता है, और ये नॉन कैंसरस होता है। नॉन कैंसरस होता है लेकिन इसमें क्या होता है? एनलार्जमेंट हो जाती है, इसलिए बिनाइन टर्म यहाँ पर यूज किया गया है। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड। सो नॉन कैंसरस प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? इंक्रीज इन साइज, हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन नंबर। तो बेसिकली बीपीएच में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, एनलार्ज्ड हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि बिनाइन नॉन कैंसरस होता है, ये कैंसरस नहीं होता। तो अब नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड टिपिकली सीन इन ओल्डर मैन। अब ये किस में कॉमन है? ये मैन में बहुत कॉमन है, मैन में प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा को सराउंड करती है। तो ये क्या है? ये है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये प्रेजेंट होती है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, और यूरेथ्रा को ये सराउंड करती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट होना जो कि नॉन कैंसरस है, प्लस ये कॉमन है ओल्डर मैन में। ओल्डर मैन कितना? 50 अबव ये कॉमन होती है, ये कंडीशन मैन में देखी जाती है। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर अफेक्टिंग मैन आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स के बाद देखी जाती है। अब इसके जो ज्यादा कॉमन केसेस देखे जाते हैं, दैट इज 80 to 90% केसेस देखे जाते हैं 80 ईयर्स ऑफ एज के बाद। तो 80 ईयर्स के बाद ये और कॉमन हो जाता है। अभी हम इसका कोज पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड पोजीशन जस्ट बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे होती है, सराउंडिंग द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को सराउंड कर रही है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है बॉडी में? जो मैन में सीमेन प्रोड्यूस होता है, सेमाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, उसका 20 to 30% पार्ट या फिर प्रोडक्शन यही करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। सो 20 to 30% प्रोडक्शन ऑफ सेमाइनल फ्लूइड which nourishes and transports sperm during ejaculation। प्रोस्टेट ग्लैंड जो ये 20 to 30% पार्ट डाल रही है सेमाइनल फ्लूइड में, सीमेन में, तो इसका काम क्या है? इसका काम एक तो ये अल्कलाइन होता है ये फ्लूइड, दूसरा इसका काम क्या है कि ये स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि देखो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वेजाइना में, तो ये अल्कलाइन होता है, एक तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ताकि जो स्पर्म है वहां पर सर्वाइव कर सके, दूसरा ये स्पर्म्स को क्या करता है? नरिश भी करता है, ट्रांसपोर्ट करने में इस तरह से हेल्प करता है। तो बेसिकली ये फर्टिलिटी में हेल्प कर रहा है, सेमाइनल फ्लूइड में अपना कंट्रीब्यूशन देता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? नॉर्मल प्रोस्टेट है। सो दिस इज नॉर्मल साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? किसी रीजन की वजह से, अभी हम कॉमन कोज इसका पढ़ेंगे कि क्यों होता है, इसका साइज क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है। जब इसका साइज एनलार्ज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये क्या है? एनलार्ज प्रोस्टेट है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा है? अब यूरेथ्रा ये वैसे क्या है? ओपन रहता है ताकि यूरिन क्या है? यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेथ्रा से होता हुआ देन आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये यूरेथ्रा पर क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा, जिससे यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है वो नैरो हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूरेथ्रा क्या है? बंद हो गया है इस तरह से, बहुत कम इसमें ओपनिंग रह गई है प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया जो कि उस पर प्रेशर डाल रहा है यूरेथ्रा पर। तो जिससे क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार यूरिनेशन होती है, और भी कई सिम्टम्स यूरिन रिलेटेड आते हैं मैन में। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? देखो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मैन की, जो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज होता रहता है। जब उसका लेवल डिक्रीज होता है, एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम क्या है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHT, विच इज डिराइव फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन से ही डिराइव होता है, इसका जो लेवल है वो बढ़ता है, कॉन्टिन्यूज टू बिल्ड अप इन द प्रोस्टेट।
तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता रहता है विद एज, लेकिन जो DHT है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो बिल्डअप है वो इंक्रीज होता रहता है प्रोस्टेट में, जिसकी वजह से क्या होता है, कोजिंग प्रोस्टेट सेल्स टू ग्रो। जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो साइज में बड़े होते रहते हैं, स्पेशली इन द ट्रांजिशन जोन एरिया सराउंडिंग द यूरेथ्रा। स्पेशली कहाँ पर, ट्रांजिशन जोन में। ट्रांजिशन जोन क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो एरिया जो यूरेथ्रा को सराउंड कर रहा है उसको बोला गया, वहां पर सेल्स का साइज क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रो करेगी वो क्या करेगी, यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगी। जब यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगी, प्रेशर उस पर डालेगी, तो यूरेथ्रा नैरो होता जाएगा, मेक्स इट हार्डर फॉर यूरिन टू पास थ्रू, जिससे क्या होगा, ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाना है यूरिन, सो दिस इज ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा में यूरिन जाना है, लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेशर डालेगी तो यूरेथ्रा और नैरो होता जाएगा, जिससे यूरिन का पास होना डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, ब्लैडर वर्क्स हार्डर टू पुश यूरिन थ्रू नैरो यूरेथ्रा। अब ब्लैडर को भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि नैरो यूरेथ्रा में यूरिन को पुश करना है, तो क्या होगा कि यूरिन ज्यादातर ब्लैडर में ही इकट्ठा होता रहेगा, जिससे क्या होगा, ओवर टाइम ब्लैडर मसल बिकम्स थिकन, ब्लैडर की मसल्स भी, यूरिनरी ब्लैडर की मसल भी थिक हो जाएंगी और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगी। अब इससे अल्टीमेटली क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन आती है, और इसके साथ भी जो यूरिन पास करने में डिफिकल्टी, ड्रिबलिंग, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अभी आपको कोज पता चल गया, इसका कोज क्या है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होना विद एज, और DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होना प्रोस्टेट में। तो एजिंग कोज है इसका, 50 ईयर से अबव ये होता है कॉमन मैन में। डिक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन विद एज, टेस्टोस्टेरोन का डिक्रीज होना और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंक्रीज होना। स्मोकिंग, केमिकल, रेडिएशंस, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं। उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें दो आते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स एंड इरिटेटिव सिम्टम्स। ऑब्स्ट्रक्टिव किस वजह से, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा पर प्रेशर डाल रही है तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे। इरिटेटिव, जो पर्सन है जिसको BPH हुआ है तो उसको इरिटेशन जो कॉज कर सकते हैं वो सिम्टम्स कौन से हैं। सबसे पहले हेजिटेंसी। हेजिटेंसी क्या होता है कि जिस पर्सन को BPH है वो डिफिकल्टी स्टार्ट फ्लो ऑफ यूरिन, फ्लो ऑफ यूरिन, तो जैसे यूरिन, उसका ब्लैडर तो फुल है, उसको अर्ज भी हुई, लेकिन जब वो यूरिन स्टार्ट करेगा, यूरिन का जो स्ट्रीम पास होने में डिफिकल्टी होगी, एकदम से यूरिन स्टार्ट नहीं होगा उसका पास होना, जिसको क्या बोलते हैं, हेजिटेंसी। उसके बाद वीक यूरिन स्ट्रीम, उसके बाद जब यूरिन पास करेंगे तो यूरिन की जो स्ट्रीम होगी, जैसे स्ट्रीम होनी चाहिए, प्रेशर से यूरिन आना चाहिए आउट ऑफ द ब्लैडर, आउट ऑफ द यूरेथ्रा, वैसे नहीं आएगा। क्या होगा, जो यूरिन की जो स्ट्रीम है वो वीक होगी, उसमें इतना प्रेशर नहीं होगा। ये सब किस वजह से है, क्योंकि यूरेथ्रा नैरो हो चुका है, प्रोस्टेट उस पर प्रेशर डाल रही है। इंटरमिटेंसी, इंटरमिटेंसी क्या होता है, इंटरमिटेंट यूरिन, मतलब कि फ्लो में स्टॉप एंड स्टार्ट सेवरल टाइम्स। जैसे यूरिन का जो फ्लो है वो, जैसे स्ट्रीम जो रेगुलर स्ट्रीम होती है यूरिन की, वैसे नहीं आएगा, थोड़ा रुकेगा, स्टॉप होगा एंड देन स्टार्ट होगा फ्लो, स्टॉप होगा स्टार्ट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंसी बोलते हैं। इनकम्प्लीट वॉइडिंग, इनकम्प्लीट वॉइडिंग का मतलब है कि ब्लैडर तो फुल है, उसमें यूरिन अच्छे से पास नहीं हुआ यूरेथ्रा से, तो कैसी फीलिंग आएगी कि ब्लैडर अभी भी मेरा फुल है, जो पर्सन जिसको BPH है, तो ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होगा, दैट इज इनकम्प्लीट वॉइडिंग, सेंसेशन दैट ब्लैडर इज नॉट एम्प्टीड। उसके बाद ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग क्या है, लीक होना यूरिन का। तो अगर आप यूरिन पास भी कर रहा है वो पर्सन, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा कि ड्रिबल होता रहेगा यूरिन, जो यूरिन की जो ड्रॉप्स हैं वो निकलती रहेंगी, सो लीकिंग, यूरिन क्या होता रहेगा, लीक होता रहेगा। लीकिंग आफ्टर यूरिनेशन एंड्स, यूरिन एंड हो गया, यूरिनेशन पास कर दी, लेकिन उसके बाद भी यूरिनेशन क्या हो रहा है, यूरिन लीक होता रहा है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रिबलिंग। उसके बाद इरिटेटिव सिम्टम्स, अब जो इरिटेशन ज़्यादा कर रहे हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से जो BPH है उससे परेशान हो गया है पर्सन, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन आना, नीड टू यूरिनेट मोर ऑफर देन यूजुअल, ऑफन विद लिटिल आउटपुट, बार बार पर्सन को यूरिन आएगा, लेकिन जो आउटपुट होगा वो लिटिल होगा, जो कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो पाएगा ब्लैडर। उसके बाद नॉक्च्यूरिया, रात के टाइम पर, सोते टाइम पर, स्लीपिंग टाइम पर ज़्यादा यूरिन आएगा, दैट इज यूरिनेशन एट नाइट, जिसको बोलते हैं नॉक्च्यूरिया। उसके बाद अर्जेंसी, स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगी यूरिनेट की,
बार बार अर्ज आएगी कि यूरिन पास करना है, यूरिन पास करना है, क्योंकि ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा, यूरेथ्रा नैरो है इसलिए। डिसयूरिया, डिसयूरिया पेन भी हो सकती है यूरिन पास करते टाइम, या फिर डिस्कम्फर्ट तो होगा ही वाइल यूरिनेटिंग। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करते हैं? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन क्या है? यहाँ पर डिजिटल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, डिजिटल का मतलब यहाँ पर जो डिजिटस जो फिंगर है, फिंगर से यहाँ पर मतलब है डिजिटस। तो जो फिंगर है डॉक्टर वो इंसर्ट करता है रेक्टम के थ्रू, रेक्टम में इंसर्ट करता है, वहाँ से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके साइज को पाल्पेट करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है वो कहीं एनलार्ज तो नहीं, तो इसको बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या करते हैं? यूरिन को एनालिसिस करते हैं, जैसे यूरिन का पीएच देखना है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार यूरिन आ रहा है, तो वो सब करना है। नेक्स्ट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्या होता है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज एनलार्ज है तो वो PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन रिलीज करेगा उसके सेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड के। तो अगर इसका लेवल हाई है तो इट मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रखा है। यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री क्या होता है कि जो यूरिन का जो फ्लो है वो चेक किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि यूरिन की जो स्ट्रीम है वो रेगुलर नहीं होगी, इंटरमिटेंट होगी, तो इसमें एक डिवाइस पर यूरिन की जो स्ट्रीम है वो डाली जाती है। पेशेंट को कहा जाता है कि आप यूरिन की जो स्ट्रीम है वो उसी डिवाइस पर डालें, जिससे कि यूरिन का जो स्ट्रेंथ है वो पता लगता है कि वो कितने फ्लो से आ रहा है। देन ट्रांसरेक्टल यूरिन अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या है? अल्ट्रासाउंड प्रॉब डाला जाता है थ्रू रेक्टम एंड देन प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज चेक किया जाता है। प्रोस्टेट बायोप्सी। अब वैसे क्या है, प्रोस्टेट बायोप्सी इसलिए ले रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो थोड़ा सा टिश्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि प्रोस्टेट कैंसर ना हो, उसको पता लगाने के लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? सबसे पहले तो जो रेगुलर जो नॉर्मल मैनेजमेंट है वो क्या है? रिड्यूसिंग फ्लूइड इनटेक इन द इवनिंग। तो पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे कि क्योंकि इससे नॉक्चूरिया होता है, नाइट टाइम में ज़्यादा यूरिनेशन होती है, तो पेशेंट को हम बोलेंगे कि नाइट टाइम आप फ्लूइड इनटेक क्या कर दो, कम कर दो, इवनिंग में इतना पानी मत पियो। उसके बाद इसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट आता है, क्या क्या मेडिसिन देते हैं? अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स में क्या आता है? टेम्सुलोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, तो ये 3 ड्रग्स कॉमनली दी जाती हैं। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं? अल्फा ब्लॉकर्स ये क्या करती हैं कि यूरिनरी ब्लैडर की जो नेक के जो मसल्स हैं प्लस साथ में जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करती हैं। जब वो रिलैक्स होंगे तो यूरेथ्रा रिलैक्स होगा और यूरेथ्रा थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, जिससे यूरिन ईजिली पास होगा। उसके बाद 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, क्या इसमें एग्जाम्पल है फिनेस्ट्राइड एंड ड्यूटास्टेराइड। ये क्या करते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन को DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होने देते, क्योंकि विद एजिंग क्या देखने को मिल रहा है, जो BPH का जो कोज है वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे क्या होता है? विद टाइम प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है अपने आप से श्रिंक होने लग जाता है। उसके बाद ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। TURP, TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। नाउ ये क्या है? ये सर्जिकल मैनेजमेंट है, कॉमन सर्जिकल मैनेजमेंट है BPH की, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की। अब इसमें क्या होता है कि एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं रिसेक्टोस्कोप, वो इंसर्ट किया जाता है थ्रू द यूरेथ्रा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट टिश्यूज एनलार्ज हो गए हैं। अब ये यूरेथ्रा है यहाँ पर, और इस यूरेथ्रा में क्या किया गया है? इस डिवाइस को इंसर्ट किया गया है। ये यहाँ पर ये डिवाइस है जिसको रिसेक्टोस्कोप बोलते हैं। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है? इसके आगे ना ये वायर लूप लगा हुआ है। ये वायर लूप क्या है? इसमें से हीट निकल रही है, इलेक्ट्रिकल हीट निकल रही है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जो एक्सेस टिश्यूज हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगी। एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यू इज रिमूव यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल लूप। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये प्रोस्टेट ग्लैंड थी, यहाँ पर आफ्टर टर्प TURP करने के बाद क्या हुआ कि जो एक्सेस टिश्यू था उसको इस लूप ने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया हीटिंग के थ्रू। सो दैट इज TURP। उसके बाद कुछ और सर्जिकल मैनेजमेंट भी है, जैसे कि सुप्राप्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है TURP, सुप्राप्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमेन में इंसिजन लगाया जाता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। एक्सेस जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो टिश्यूज है कुछ पार्ट उसका रिमूव कर दिया जाता है। दैट इज सुप्राप्यूबिक। सुप्राप्यूबिक का मतलब है प्यूबिक बोन के अबव।
उसके बाद है रेट्रोप्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। रेट्रोप्यूबिक में क्या किया जाता है, इसमें भी लोअर एब्डोमेन में इंसिजन लगाया जाता है, लेकिन इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके थ्रू नहीं, बाहर से ही जो प्रोस्टेट टिश्यूज हैं उसको रिमूव किया जाता है। रेट्रोप्यूबिक मतलब यहाँ पर प्यूबिक बोन के बिहाइंड सर्जन वर्क करता है। पेरिनियल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यहाँ पर पेरिनियल एरिया में मीन्स पेरिनियम में इंसिजन लगाया जाता है एंड उसके थ्रू देन प्रोस्टेट ग्लैंड का रिमूव किया जाता है जो एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यू है। उसके बाद ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन। अब इसमें क्या किया जाता है, नीडल इंसर्ट की जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड तक। अब उस नीडल के आगे क्या है, हीट और हीट लगी हुई है, तो वो हीट के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी, ये भी सिमिलर ही है, बस इसमें कैथेटर यूज किया जाता है और कैथेटर को यूरेथ्रा तक ले जाकर देन उसके आगे क्या होता है, माइक्रोवेव एनर्जी मतलब अगेन हीट के हेल्प से क्या किया जाता है, एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाता है। सो आई होप आपको BPH क्लियर हुआ हो। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।